हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमिटी एंड गारंटी वाला चैप्टर देखेंगे। इंडेमिटी एंड गारंटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके विषय में क्या स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो हम देखेंगे। इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे, बिल्कुल डायग्रामेटिक फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में देखेंगे इसको, ताकि इसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंडेमिटी से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी, इसका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 124 में। डेफिनेशन क्या कहती है? A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him। एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को उसकी उसके लॉस की पूर्ति करने के लिए, उसकी लॉस से उसको बचाने के लिए। ठीक है, अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है तो उसका वो भरपाई कर देगी। पहली पार्टी प्रॉमिसर भरपाई करेगा प्रॉमिसी को, जो भी लॉस प्रॉमिसी को होगा, अगर हुआ तो। लॉस होगा कैसे? बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। प्रॉमिसर की खुद की वजह से, कुछ प्रॉमिसर ने खुद ही कुछ किया, उसकी वजह से प्रॉमिसर को कुछ लॉस हो गया तो प्रॉमिसर उसकी पूर्ति करेगा। या फिर बाय कंडक्ट ऑफ द एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन ने कुछ किया और उसकी वजह से प्रॉमिसर को कुछ लॉस हो गया तो ये प्रॉमिसर उसकी पूर्ति कर देगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी कहते हैं। तो इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द प्रॉमिसर प्रॉमिसेस टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर प्रॉमिस कर रहा है कि प्रॉमिसी को जो भी लॉस हुआ उसकी वो पूर्ति कर देगा इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी में, अगर लॉस हुआ तो। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा प्रॉमिसी का? वो कोई भविष्य में होने वाले लॉस से वो बच जाएगा। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। तो अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको कि अगर तुम्हारी कार डैमेज हो गई तो हम उसकी पूर्ति कर देंगे, उसके बदले में कुछ प्रीमियम लेती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी है। तो जो जिसने इंश्योरेंस लिया है वो भविष्य में कभी कोई लॉस होगा तो उससे उसकी बचत हो जाएगी। अच्छा, ये लॉस जो है ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है और जिसने प्रॉमिस किया है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी को एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिजेंसी पे डिपेंडेंट है। जब अगर लॉस हुआ तब तब उसकी पूर्ति की जाएगी, अगर हो सकता ना हो तो कुछ नहीं पूर्ति की जाएगी। तो ये कॉन्टिजेंट है ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वाले, जो हम लोग ने पहले पढ़े थे कि जो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कंसिडरेशन होता है, फ्री कंसेंट होता है और तमाम चीजें होती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां होती हैं, एक इंडेमनीफायर एक इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड को हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। तो एक इंडेमनीफायर कौन है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस किया था, उसमें इंडेमनीफायर है इंश्योरेंस कंपनी। वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर सामने वाली पार्टी को कुछ लॉस हो गई, उसकी कार डैमेज हो गई, तो वो उसका लॉस पूरा कर देगी। ठीक है, ठीक है। और इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कौन है? जो प्रॉमिसी है, जिसका लॉस पूरा करने का वादा किया गया है, वो वो इंडेमनीफाइड है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होता क्या है? एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से कि उसको जो भी भविष्य में अगर लॉस हुआ तो उसकी वो पूर्ति कर देगा। ठीक है, लॉस होगा कैसे? कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर की वजह से भी हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन की थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। दो पार्टियां होती है, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं सिविल। मिस्टर एम अपनी जो डिबेंचर सर्टिफिकेट थे उनके पास एक्स वाई जेड लिमिटेड के, वो खो गया उनका। उन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की मांग करी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कहा कि वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तब इशू करेगी जब एम ये प्रॉमिस करे कि अगर भविष्य में कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड को लॉस हुआ तो वो मिस्टर एम पूरा करेंगे। मान लीजिए कोई और व्यक्ति आके खड़ा हो गया कि नहीं ये तो शेयर मेरे थे, या कोई ओरिजिनल प्रोड्यूस कर दिया ला करके और एक्स वाई जेड को फिर से शेयर देने पड़ गए, तो ऐसा कोई लॉस अगर हुआ तो मिस्टर एम उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे, उसको एक्स वाई जेड को देंगे वो पैसे। ठीक है, मिस्टर एम एग्री कर गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इसमें इंडेमनिफायर कौन है?
मिस्टर एम है, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पूर्ति कर दूंगा अगर भविष्य में लॉस हुआ एक्स वाई जेड लिमिटेड को, और एक्स वाई जेड लिमिटेड इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर है। इस केस में देखिए थर्ड पार्टी से लॉस होगा, क्योंकि अब मिस्टर एम खुद ही लॉस नहीं करा सकते अब, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो इंडेमनीफायर की वजह से भी लॉस हो जाए, लेकिन इस केस में थर्ड पार्टी लॉस की वजह से लॉस होगा अगर हुआ तो। जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्सप्रेस एक इम्प्लाइड। जब स्पेसिफिकली राइटिंग में या वर्बल तरीके से दो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो एक्सप्रेस है, ठीक है। वो राइटिंग भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। तो एंटिसिपेटेड लॉस को पूरा करने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक्सप्रेस है। लेकिन कभी कभी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी होता है, दोनों पार्टी के कंडक्ट के बेसिस पे, दोनों पार्टी के व्यवहार के बेसिस पे ये इम्प्लाइड ऑटोमेटिक भी हो जाता है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया अपना हाउस, बाद में मालूम पड़ा कि ये इस मकान पे तो कर्जा था बैंक का, ठीक है। अब ये मिस्टर ए को ये लोन चुकाना होगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, बाय ये इम्प्लाइड है कि मिस्टर बी को लॉस हुआ है क्योंकि इस पे मकान पे कर्जा था, तो अब मिस्टर बी ए को ये पैसे मिस्टर बी को देने होंगे जो मिस्टर बी लोन चुकाने के लिए खर्च करेंगे। यहाँ पे पहले से कोई रिटेन कॉन्ट्रैक्ट या वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था इस तरीके का, लेकिन ये इम्प्लाइड था, तो इसलिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है मिस्टर ए और मिस्टर बी के। अच्छा, जो इंडेमनिटी होल्डर है, ठीक है, मतलब प्रॉमिसी, उसको अगर जब उसके ऊपर कोई मुकदमा होता है, उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो फिर उसको क्या राइट्स मिल जाते हैं इंडेमनीफायर के अगेंस्ट। वो वो ये सारी रकम उससे वसूल कर सकता है इंडेमनीफायर से, जो भी डैमेज उसको पे करना पड़ा। इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिटी होल्डर को जो भी डैमेज पे करना पड़ा किसी भी मुकदमे में, जो भी जिसके विषय में इंडेमनीफायर ने प्रॉमिस किया था, वो उसको इंडेमनीफायर से वापस लेने का अधिकार है, रिकवर करने का अधिकार है। जो भी एक्स वाई जेड लिमिटेड का एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, अगर कोई मुकदमे में एक्स वाई जेड लिमिटेड को कुछ डैमेज वगैरह पेनाल्टी वगैरह भी पे करनी पड़ती है, वो मेन अमाउंट जो हुआ वो तो देना ही देना होगा जो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने पे किया। इसके अलावा कुछ अगर पेनाल्टी पे किया एक्स वाई जेड लिमिटेड ने किसी मुकदमे में, तो वो भी इंडेमनिटी होल्डर से, वो इंडेमनीफायर से वो वसूल सकती है, ठीक है। इसके अलावा मुकदमा लड़ने में जितना भी खर्चा हुआ, या तो मुकदमा किया गया एक्स वाई जेड लिमिटेड की तरफ से, या मुकदमा को डिफेंड किया गया, उसमें जितना भी खर्चा हुआ वो भी वो वसूल सकती है, ठीक है। तो लेकिन शर्त ये है कि ही डिड नॉट कंट्रफीन द ऑर्डर्स ऑफ इंडेमनीफायर। जो भी इंडेमनीफायर के आदेश थे, मिस्टर एम इस केस में है, वो क्या बोलते हैं, उनके ऑर्डर्स को कॉन्ट्रवीन नहीं किया और एक प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट किया। अगर कोई प्रूडेंट पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होती तो वो किस तरीके से एक्ट करता, मुकदमा करता, डिफेंड करता, किस तरीके से चलता, किस तरीके से मतलब बचत करके खर्च करता मुकदमे में, उस तरीके से उसने एक्ट किया। अगर ये दोनों किया है उसने, तो उसे मुकदमे का खर्च वसूल करने का अधिकार है। और या फिर इंडेमनीफायर ने उसे आदेश दिया कि इसका मुकदमा करो और इसको, या फिर मुकदमे को डिफेंड करो। जो अभी एग्जांपल था उसमें, अगर एक्स वाई जेड कोई मुकदमा करता है इस मैटर पे या मुकदमा डिफेंड करता है, तो वो उसे मुकदमे का से होने वाला सारा खर्च एम से वसूल करने का अधिकार है, लेकिन वो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस मुकदमे में कोई कॉम्प्रोमाइज रीच हो जाए, किसी ने एक्स वाई जेड लिमिटेड पे मुकदमा किया और फिर कोर्ट के थ्रू कुछ कॉम्प्रोमाइज रीच हुआ, ठीक है, तो वो भी वो वसूल कर सकता है इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर से।
सॉरी, इंडेमनिटी होल्डर वसूल कर सकता है इंडेमनीफायर से, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, जो इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स थे उसके कॉन्ट्रेरी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा वो, अगर मान लीजिए कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो तब वो व्यक्ति जो इंडेमनिटी होल्डर है वो किस तरीके से रिएक्ट करता, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करता, किस तरीके से बचत करने की कोशिश करता, उस तरीके से उसको करना होगा। बिल्कुल एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा नहीं करना होगा। और या फिर पहले की तरह, अगर इंडेमनीफायर ने उसको ऑथराइज किया है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इन सारे केसेस में कॉम्प्रोमाइज वाला खर्च भी वसूला जा सकता है इंडेमनीफायर से। यही डायग्राम के माध्यम से भी दिया हुआ है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे। सबसे पहले डेफिनेशन देख ले, सेक्शन 126। थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा इंडेमनिटी और गारंटी, लेकिन थोड़ा है अलग। तो डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। किसी व्यक्ति ने कुछ प्रॉमिस किया या फिर कुछ उसकी लायबिलिटी है, उसको पूरा करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए या डिस्चार्ज, लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, ये अगर वो नहीं करता है मान लीजिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये गारंटी दे रहा है कि उसकी जगह मैं करूंगा। एक व्यक्ति गारंटी दे रहा है कि अगर उसने नहीं किया, उसने बैंक का लोन नहीं चुकाया, तो मैं बैंक का लोन चुकाऊंगा, ठीक है। तो जैसे बैंक में कोई लोन लेता है तो एक गारंटर रखना पड़ता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, ठीक है। इसमें 3 लोग होते हैं। एक श्योरिटी होता है, जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, जो जिस व्यक्ति के विषय में गारंटी दी जा रही है, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी मैं पे करूंगा, उसका प्रॉमिस मैं फुलफिल करूंगा, वो होता है प्रिंसिपल डेटर। और क्रेडिटर कौन होता है? द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी गई है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से माध्यम से पहले देख लें थोड़ा सा। जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने लोन लिया बैंक से, मिस्टर ए को बैंक से लोन लेना है, तो मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट की मिस्टर बी से कि मेरे गारंटर बन जाओ, मुझे तुम रिपेमेंट गारंटी कर दो। तो मिस्टर बी ने बैंक को रिपेमेंट गारंटी कर दिया कि मिस्टर ए अगर नहीं चुकाएंगे तो मैं चुकाऊंगा, ठीक है। इसके बेसिस पे बैंक ने लोन दे दिया मिस्टर ए को, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें मिस्टर प्रिंसिपल डेटर कौन है? मिस्टर ए है। श्योरिटी कौन है? मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने श्योरिटी दिया है कि मैं गारंटी दे रहा हूं, और बैंक क्रेडिटर है, बैंक ने पैसे दिए हैं मिस्टर ए को, तो क्रेडिटर है, ठीक है। अब इसमें देखिए कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा और इसको स्टडी कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक पर्सन गारंटी करता है दूसरे पर्सन को। मिस्टर ए ने, सॉरी इस केस में मिस्टर बी ने गारंटी किया बैंक को, ठीक है, टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। मिस्टर ए के ने लोन लिया है, उसके प्रॉमिस को वो रिपे करेगा, उसके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। या फिर लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, इस केस में मिस्टर ए थर्ड पर्सन है। अगर वो थर्ड पर्सन फेल कर जाता है अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने में या अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में। अच्छा, ये लायबिलिटी हम लोग बोल रहे हैं, कोई लायबिलिटी के लिए वो गारंटी दी जाती है। वो लायबिलिटी चाहे तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी भी हो सकती है या फ्यूचर लायबिलिटी भी हो सकती है। फ्यूचर में मतलब आज ही लोन दे दिया या फ्यूचर में लोन दिया जाएगा, तो वो फ्यूचर की लायबिलिटी भी हो सकती है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। राइटिंग में होना मैंडेट। देखिए इसमें एक खास बात है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब श्योरिटी मिस्टर बी इस केस में गारंटी दे रहा है किसकी रिक्वेस्ट पे? प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे, मिस्टर ए की रिक्वेस्ट पे।
मिस्टर ए ने मिस्टर बी से रिक्वेस्ट किया थी कि तुम गारंटर बन जाओ, तुम गारंटी दे दो बैंक को, तब वो गारंटी दे रहा है। अगर बिना रिक्वेस्ट के वो गारंटी देता था तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होता। ये प्रिंसिपल डेटर का रिक्वेस्ट श्योरिटी को मैंडेटरी है, बिना रिक्वेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। अगर रिक्वेस्ट नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिटी हो जाएगा। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, मतलब मिस्टर ए जिसने लोन लिया और बैंक, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोन का लेना वापस करना है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया श्योरिटी एंड क्रेडिटर, मिस्टर बी जिसने गारंटी दी और बैंक वो क्रेडिटर है। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर मिस्टर ए ने वापस नहीं किया तो आप वापस करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, मिस्टर ए और मिस्टर बी ए प्रिंसिपल डेटर है और मिस्टर बी श्योरिटी है। बहुत सारे पर्पज से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है कि आप पर्पज जैसे कुछ किसी पर्सन को उधार में सामान खरीदना है या लोन लेना है या एम्प्लॉयमेंट चाहिए किसी पर्सन को कि भाई मैं तुम गारंटर बन जाओ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के लिए हो सकता है, बहुत से पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जरूरत पड़ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किस लिए, परफॉर्म द प्रॉमिस डिस्चार्ज लायबिलिटी, ठीक है, ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। एक थर्ड पर्सन की लायबिलिटी या फिर प्रॉमिस के संबंध में अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसकी ये आप जानते ही हैं, तीन पार्टियां होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। ठीक है, ये डायग्राम हमने देखा था अभी। तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था। एक एग्जांपल देख लेते हैं और A obtains a housing loan from a bank. A asks his friend B to guarantee the repayment of loan to bank. ठीक है, thereafter B promises to pay the bank in case A is failure to pay. बहुत सिंपल है, जो भी हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, B is surety, A is principal debtor, bank is creditor। अब यहाँ पे आप देखिए कि B क्या बोलते हैं, बी ने जो गारंटी दिया वो ए की रिक्वेस्ट पे दिया है, अपने मन से गारंटी नहीं दिया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हो जाता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंसिडरेशन होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, मिस्टर बी ने बैंक को गारंटी दिया, तो इसमें मिस्टर बी के लिए क्या कंसिडरेशन है, सेक्शन 127 देखेंगे। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द सिक्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। कुछ भी प्रिंसिपल डेटर के संबंध में कुछ किया गया या फिर कोई प्रॉमिस किया गया, किस लिए किया गया, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, तो वो कंसिडरेशन है श्योरिटी के लिए। मिस्टर ए को बैंक ने लोन दिया तो मिस्टर बी ने गारंटी किया था, तो अब मिस्टर बी के लिए क्या कंसिडरेशन है, मिस्टर बी के लिए ये कंसिडरेशन है कि बैंक ने मिस्टर ए को लोन दिया है, यही कंसिडरेशन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मिस्टर बी जो कि श्योरिटी है उनको भी कुछ मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बैंक ने लोन दिया गारंटी की वजह से मिस्टर ए को, प्रिंसिपल डेटर को, यही कंसिडरेशन है श्योरिटी के लिए। भाई हम लोगों ने डिस्कस किया, एनीथिंग डन बाय द क्रेडिटर फॉर प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर ने कुछ भी किया, उसको एम्प्लॉयमेंट दे दी, ये भी कंसिडरेशन है, प्रिंसिपल डेटर को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। या फिर एनी प्रॉमिस मेड बाय द क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर ने कोई प्रॉमिस किया, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कुछ प्रॉमिस किया। ठीक है, तो ये श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी ने रिक्वेस्ट किया ए को कि वो अपना सामान बेच दे, उधार बेच दे, और उसको दे भी दे, उधार दे बिना पैसा लिए, पैसा बाद में जाएगा। ठीक है, और सामान डिलीवर भी कर दे उसके पास। ए एग्री कर गया, लेकिन शर्त ये रखी कि सी गारंटी करे कि पैसा उसको मिल जाएगा।
तो अब सी ने प्रॉमिस कर दिया। यहाँ पे सी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? सी के लिए कंसिडरेशन ये होगा कि ए सामान डिलीवर कर रहा है बी को, ठीक है ना, क्रेडिटर सामान डिलीवर कर रहा है प्रिंसिपल डेटर को, यही कंसिडरेशन है सी के। अब इसमें देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ठीक है। इसके बाद ए ने सेल कर दिया और डिलीवर कर दिया गुड्स बी को, उधार में डिलीवर सेल कर दिया। और इसके बाद सी आया, उसने किसी कंसिडरेशन के बिना ये गारंटी कर दी कि बी अगर डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे कर दूंगा। ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट मूव नहीं की है, रिक्वेस्ट नहीं किया गया उससे कि आप इसको गारंटी करिए, और ये बाद में ये आया, पहले ये हो चुका था, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि ये लैक ऑफ कंसिडरेशन है सी के लिए। जिस समय सी ने गारंटी करी ए को, उस समय गुड्स पहले ही बेचे जा चुके थे और ए के द्वारा बी को डिलीवर भी किए जा सकते, तो कोई फ्रेश कंसिडरेशन नहीं है सी के लिए। फ्रेश कंसिडरेशन कब होता? जब वो गारंटी देने के बाद वो देता, क्या बोलते हैं, सामान डिलीवर करता, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रिक्वेस्ट जरूरी है प्रिंसिपल डेटर की तरफ से। अब थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर टाइप का लग रहे होंगे इंडेमिनिटी और गारंटी, लेकिन उसमें काफी अंतर है। इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग डिफरेंस दिख लेते हैं। रिक्वेस्ट ऑफ डेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडेमिनिटी में कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है डेटर द्वारा इंडेमनीफायर को, ठीक है। इसमें मैंडेटरी है, प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करेगा सिक्योरिटी को कि गारंटी दे दो। कितनी पार्टियां होती हैं? दो होती हैं, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड। तीन होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, सिक्योरिटी, क्रेडिटर। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच। तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, दूसरा सिक्योरिटी और क्रेडिटर के बीच, तीसरा प्रिंसिपल डेटर और सिक्योरिटी के बीच। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में लॉस होता है तो उसको लॉस की पूर्ति करना। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिक्योरिटी देना, कोई लोन लेने के लिए, कुछ उधार सामान लेने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी पर्पस के लिए सिक्योरिटी देना इसका पर्पस होता है। कैसी लायबिलिटी होती है? इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। अगर प्रिंसिपल डेटर फेल किया तब वो उसकी जगह वो पे करेगा। पहली लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंडेमनीफायर को ही लॉस होने पर इंडेमनीफायर को ही देना होगा पैसा। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल, पहली लायबिलिटी जो है क्रेडिटर के प्रति, वो प्रिंसिपल डेटर की ही है। अगर वो फेल करेगा तब फिर सिक्योरिटी आकर के उसकी जगह पैसे देगा। इसके केस में कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं होती है। इस केस में एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है होती है जिसका पेमेंट की सिक्योरिटी गारंटी करता है, ठीक है। मुकदमा करने का अधिकार, आफ्टर मेकिंग गुड द लॉस सफर्ड बाय इंडेमनीफाइड, द इंडेमनीफायर कैन नॉट sue a थर्ड पार्टी इन हिज नेम, ठीक है। इंडेमनीफायर अगर उसने पूर्ति कर दिया लॉस का, इंडेमनीफायर ने, अब वो किसी थर्ड पार्टी पर मुकदमा नहीं कर सकता कि हमारा जो लॉस, हमको जो पेमेंट करना पड़ा वो तुम हमको दो, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर सिक्योरिटी को पैसा देना पड़ गया क्रेडिटर को, तो फिर सिक्योरिटी बाद में प्रिंसिपल डेटर्स पे मुकदमा करके वो पैसा वापस मांग सकता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे देना पड़ा। जो सिक्योरिटी की लायबिलिटी है वो कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। सेक्शन 128 में दिया है, द लायबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर और सिक्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है, एक साथ साथ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अन्य चीज लिखी है तो अलग बात है, अगर नहीं कुछ लिखा है इस संबंध में तो दोनों की इकट्ठा लायबिलिटी है, एक साथ लायबिलिटी है, बराबर की लायबिलिटी है, ठीक है।
जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी, सॉरी श्योरिटी की लाइबिलिटी है, वो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी से न कम है न ज्यादा है, उसके बिल्कुल बराबर की लाइबिलिटी है। लेकिन अगर एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो फिर श्योरिटी की लाइबिलिटी थोड़ी सी कम की जा सकती है, लेकिन ये कभी भी प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा नहीं की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो सी को पेमेंट करना है उसका भविष्य में, तो ए ने गारंटी किया बी को कि वो सी कर देगा, क्योंकि सी एक्सेप्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल डिसऑनर हो जाता है, सी पेमेंट नहीं करता है, अब ए लायबल है। ए लायबल है किस चीज के लिए? जो श्योरिटी है वो जो बिल का अमाउंट है उसके लिए भी लायबल है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट है तो वो भी लायबल है, और कोई चार्जेस है उसकी जो दे हो। अच्छा, जो श्योरिटी की लायबिलिटी है उसको हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, श्योरिटी की लायबिलिटी तभी खड़ी होगी जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर की ही लायबिलिटी खत्म हो जाती है किसी वजह से, और क्या बोलते हैं कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी ही ऑटोमेटिक वैनिश हो गई, तो श्योरिटी की लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाए। देखिए, अब जो क्रेडिटर है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पहले प्रिंसिपल डेटर पे मुकदमा करे, वहां हार जाए, तब वो श्योरिटी के पास जाए, गारंटर के पास जाए कि पैसा दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसके लिए। अगर प्रिंसिपल डेटर क्या बोलते हैं पेमेंट नहीं करता है तो फिर श्योरिटी को पैसा देना होगा। श्योरिटी ये नहीं कह सकता कि पहले प्रिंसिपल के डेटर पे मुकदमा करो, अगर वो उसके मुकदमे के बावजूद रिकवरी नहीं होती है तब हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रिंसिपल डेटर ने दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे श्योरिटी को पकड़ा जाएगा कि आप दीजिए अब, क्योंकि आप गारंटर हैं। तो मतलब जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तुरंत उसकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी श्योरिटी की। लेकिन ये जो प्रोविजन है एक्सप्रेस अलग से प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट करके इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अगर साहब मान लीजिए श्योरिटी का जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, तो फिर श्योरिटी लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल की डेटर की लायबिलिटी के बिल्कुल बराबर है। प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो फिर तुरंत श्योरिटी की लायबिलिटी रेडी हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो कितने तरह की गारंटी हो सकती है? जो टाइम ऑफ डेप्ट है उसके बेसिस पे दो तरह की हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। कोई एग्जिस्टिंग डेट है या ऑब्लिगेशन है उसके विषय में गारंटी दिया गया है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी हुई। और अगर जो कोई फ्यूचर डेप्ट है या ऑब्लिगेशन है उसके विषय में गारंटी दिया गया है तो ये प्रोस्पेक्टिव गारंटी हुई। कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बेसिस पे भी दो तरह की गारंटी हो सकती है, एक स्पेसिफिक गारंटी, एक कंटिन्यूइंग गारंटी। एक सिंगल ट्रांजैक्शन के विषय में गारंटी दी गई है या सिंगल डेप्ट के विषय में दी गई है तो वो स्पेसिफिक गारंटी होती है। और जैसे ही वो वो डेप्ट पूरा पे कर दिया गया या प्रॉमिस फुलफिल कर दिया गया तो उसी समय वो गारंटी खत्म हो जाएगी। और कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के विषय में एक सिंगल गारंटी दी गई, ठीक है, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी होगी। यही डायग्राम के माध्यम से बताया है, आप इसको देख सकते हैं। तो कंटिन्यूइंग गारंटी के थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 129 के विषय में दिया हुआ है, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। एक लगातार कुछ ट्रांजैक्शन होते रहते हैं उसके विषय में गारंटी दी गई है तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। कोई व्यक्ति लगातार किसी सप्लायर से माल खरीदता रहता है, आज कुछ खरीदा फिर कल कुछ और खरीदा, परसों कुछ और खरीदता रहा, उसके विषय में एक गारंटी दे दी गई उसके रिपेमेंट के संबंध में, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। तो सारे ट्रांजेक्शन के विषय में गारंटी है या कोई उसमें से किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन विषय में गारंटी नहीं है। और गारंटी कब तक, लाइबिलिटी श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो कब तक कंटिन्यू करेगी? जब तक कि सारे ट्रांजेक्शन हैं वो परफॉर्म न कर दिए जाए
या डिस्चार्ज न कर दिए जाए, सारे के सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है। और या फिर गारंटी विड्रॉ न कर ले श्योरिटी खुद ही। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। ए गारंटीज टू जेट फॉर ऑल परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट बाय बी ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स अप टू अ वैल्यू ऑफ 10,000। ए ने जेट को गारंटी दिया कि जो जितने भी सामान जेट से खरीद रहा है अगले 6 महीने तक, उसके लिए उसके रिपेमेंट के लिए वो गारंटी कर रहा है। तो प्रिंसिपल डेटर कौन हुआ? बी हुआ। श्योरिटी कौन हुआ? ए हुआ। जेट कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। लेकिन उसने कह दिया अप टू वैल्यू ऑफ 10,000, 10,000 रुपए तक के लिए मैं गारंटी कर रहा हूँ, बाकी जो होगा वो उसके लिए मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, क्योंकि जितने भी 6 महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब पे वो गारंटी लागू है, ठीक है, जेड और बी के बीच में। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 10,000 होगी, 10,000 के तक के लिए मिस्टर ए लाइव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंटिन्यूइंग गारंटी के विषय में, वो हमें देखना है। कंटिन्यूइंग गारंटी अप्लाइज टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस विच आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। कंटिन्यूइंग गारंटी जो होती है, एक लगातार कुछ ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उस पूरी सीरीज पे लागू होती है, और सारे ट्रांजेक्शन सेपरेट हैं एक दूसरे से, और सबसे सबसे अलग अलग हैं, कोई आपस में लिंक नहीं है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। अब जैसे मैं ए श्योरिटी बन गया, हाउसिंग लोन ऑफ मिस्टर बी ले रहा था बैंक से, उसके लिए श्योरिटी बन गया, और मिस्टर ए गारंटी कर दिया है कि 20 साल तक ईएमआई आती रहेगी। ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है, ये स्पेसिफिक गारंटी है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं है, केवल एक ट्रांजेक्शन है। एक लोन दिया गया बैंक द्वारा मिस्टर बी को, ठीक है। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इंटेंशन ऑफ पार्टीज एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये कंटिन्यूइंग गारंटी है कि नहीं है, इसको देखने के लिए पार्टीज का इंटेंशन क्या है ये देखना होगा, और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, इसके इन दोनों के बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे कि ये कंटिन्यूइंग है कि नहीं, ठीक है। तो ए गारंटीज payment of to be of price of 5 sacks of flour to be delivered by B to C, B and to be paid in a month। B C को 5 बोरे आटे देने का दिया, और उसका 1 महीने में पेमेंट आ जाएगा, ये ए ने गारंटी किया, ठीक है। बी ने 5 बोरे सप्लाई कर दिए, और सी ने उसका पेमेंट भी कर दिया टाइम से, ठीक है। इसके बाद बी ने फिर से 4 बोरे सप्लाई किए सी को, ठीक है, इसका पेमेंट सी ने नहीं किया। ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं थी, केवल एक ट्रांजैक्शन की गारंटी थी। तो अब इस डिफॉल्ट के लिए मिस्टर ए को लायबल नहीं, उससे पैसे नहीं मांगे जा सकते, और वो लायबल नहीं है, ठीक है। एक के लिए एक स्पेसिफिक वो गारंटी के लिए वो मिस्टर ए लायबल था, उसका पेमेंट आ चुका है, तो वो गारंटी खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए मिस्टर ए लायबल नहीं है। थर्ड पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूइंग गारंटी रिमेन्स वैलिड इवन आफ्टर फर्स्ट ट्रांजेक्शन और आफ्टर क्रेडिट अप टू द गारंटी लिमिट हैज बीन गिवन। 10,000 की, देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी में तमाम ट्रांजेक्शन्स कवर्ड हैं, 100, 200, 500 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया, सफल रहा, पेमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, डिफॉल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो गारंटी खत्म हो गई। गारंटी पूरी सीरीज को ट्रांजेक्शन के लिए है, ठीक है। या फिर लेट्स से 10,000 रुपए तक का लिमिट डिटरमाइन किया गया था, 10,000 का ट्रांजेक्शन सही से हो गया, पेमेंट आ गया, उसके बावजूद गारंटी खत्म नहीं हुई है, वो पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए है, ठीक है। पहली बात तो ये, पहला तरीका ये हो सकता है कि क्रेडिटर को एक नोटिस दिया जाए कि हम गारंटी वापस ले रहे हैं, सेक्शन 130 में है, और कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को एक नोटिस दे दिया जाए कि मैं अपनी गारंटी विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अब फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए। जो ट्रांजेक्शंस हो गए उसके लिए विड्रॉ नहीं हो सकता, जो पहले के ट्रांजेक्शंस हैं उस पर तो नहीं लागू होगा, लेकिन उसके बाद के ट्रांजेक्शंस पे लागू होगा।
एक नोटिस दे दे क्रेडिटर को और अपनी गारंटी विड्रॉ कर ले फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ए इन कंसिडरेशन ऑफ बी डिस्काउंटिंग at A's request bill of exchange for C guarantees to be for 12 months the due payment of all such bills to the extent of 5,000 रुपया। बी बिल डिस्काउंट करके कुछ कमीशन काट करके पैसे देता है सी को, ठीक है। अब सी वापस करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए ए ने गारंटी करी है, ठीक है। तो अब बी ने डिस्काउंट किया सी से बिल 2,000 रुपए करके, ठीक है। और 3 महीने के बाद ए ने अपनी गारंटी रिवोक कर ली। अब आगे फ्यूचर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे तो बी और सी के बीच में, उसके लिए बी ए की गारंटी लागू नहीं होगी। लेकिन 2,000 का जो ट्रांजेक्शन पहले हो चुका है उसके लिए ए लायबल रहेगा अगर सी डिफॉल्ट करता है तो। रिवोकेशन ड्यू टू डेथ ऑफ श्योरिटी, सेक्शन 131, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी डिसकंटिन्यू हो जाती है, रिवोक हो जाती है, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग जो पीछे के ट्रांजैक्शंस है उसके लिए लीगल हेयर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए वो डिसकंटिन्यू हो गया गारंटी, ठीक है। जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन जो जो गारंटर की श्योरिटी की जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो लायबल नहीं होगी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन पास्ट के ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी अगर कोई डिफॉल्ट होता है प्रिंसिपल डेटर के द्वारा। अगर मान लीजिए जो क्रेडिटर है उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि श्योरिटी की डेथ हो गई है, तो भी उस केस में वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे वो गारंटी लागू नहीं होगी अगर क्रेडिटर को ये नहीं मालूम पड़ा है डेथ के बारे में तब भी। लेकिन अगर मान लीजिए इसके विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए तो इस केस में, डेथ के केस में कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं होगा। इसका अगर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट में भी डेथ के केस में भी लागू रहेगा और लीगल हेयर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो उस केस में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। तो एक तरीका और हो सकता है रिवोकेशन बाय मेथड थ्रू विच श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है। कुछ मेथड्स हैं जिसके केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिक अपनी लायबिलिटी से। कब है? वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में उसमें कोई बदलाव कर दिया जाए तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर अगर डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिटर विथ प्रिंसिपल डेटर, कुछ अरेंजमेंट हो गया प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, तो अगर क्रेडिटर ने कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी जिससे अब श्योरिटी वसूली नहीं कर पाएगा, श्योरिटी अगर पेमेंट कर दे क्रेडिटर को तो फिर वो वसूली नहीं कर पाएगा प्रिंसिपल डेटर से, क्रेडिटर ने ऐसा कुछ काम कर दिया है तो भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। सिक्योरिटी का लॉस ऑफ सिक्योरिटी के केस में भी ये श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। किन किन सर्कमस्टेंसेस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, क्रेडिटर को पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दे क्रेडिटर को सेक्शन 130 के तहत, अगर वो क्रेडिटर को एक नोटिस दे दे कि वो अपनी गारंटी रिवोक कर रहा है तो भी उसकी वो डिस्चार्ज हो जाएगी उसकी लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अगर स्पेसिफिक गारंटी है, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी है, तो वो ऐसा नोटिस दे नहीं सकता और उसकी गारंटी रिवोक नहीं होगी नोटिस देने से। कंटिन्यूइंग गारंटी है तो फिर वो ऐसा नोटिस दे करके वो अपनी गारंटी रिवोक कर सकता है, लेकिन जो फ्यूचर में उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होंगे केवल उसी पे लागू होगा, उसके पहले के ट्रांजेक्शन पे लागू नहीं होगा।
डेथ ऑफ द सिक्योरिटी सेक्शन 131 में है। अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो अगर सिक्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के बाद के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उससे वो डिस्चार्ज हो जाता है, और उसकी जो खुद की संपत्ति है सिक्योरिटी की वो लायबल नहीं होगी उसके किस ट्रांजेक्शन के लिए, डेथ के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए। अगर क्रेडिटर को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है तब भी ये चीज लागू होगी। थर्ड है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिए जाते हैं तो भी सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से। तो सेक्शन 133 में लिखा है एनी वेरिएंस मेड विदाउट सिक्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, ठीक है, डिस्चार्जेस द सिक्योरिटी एज टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। सिक्योरिटी की कंसेंट नहीं ली गई और जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेंज कर दिया गया, सिक्योरिटी की कंसेंट नहीं ली गई, तो जो भी ट्रांजेक्शन उस जो चेंज हुए हैं उस दिन के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो उससे सिक्योरिटी डिस्चार्ज रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो गारंटर नहीं था सिक्योरिटी, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो गारंटर नहीं था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चेंज हो गया, वो खत्म हो गया, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सिक्योरिटी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटर था तो उस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा और उसको वो डिस्चार्ज हो जाएगा गारंटी से, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए सिक्योरिटी बन गया सी के लिए, नहीं सॉरी, बी के कंडक्ट के लिए सी को सिक्योरिटी बन गया, तो ए हो गया सिक्योरिटी, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर और सी हो गया क्रेडिटर। किस बात के लिए सिक्योरिटी बना है? मैंने वो सी का बैंक है उसमें वो बी मैनेजर अपॉइंट हुआ है, सी के बैंक में बी मैनेजर अपॉइंट हुआ है, तो ए ने गारंटी कर दी बी के कंडक्ट के लिए कि बी सही कंडक्ट करेगा। लेकिन बाद में बी और सी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ए की कंसेंट नहीं लेते हैं। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बी की सैलरी बढ़ा दी जाएगी और जो भी लॉस होगा बी की वजह से, उसका ओवरड्राफ्ट पे जो भी लॉस होगा बी की वजह से उसका 1/4 बी बियर करेगा, ठीक है। तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर लेते हैं म्यूचुअली बी और सी, बी ए की कंसेंट नहीं लेते हैं, बी की सैलरी बढ़ा दी जाती है और ये तय किया जाता है कि बी की वजह से जो भी लॉस होगा उसका 1/4 बी बियर करेगा। बी ने कोई एक कस्टमर को ओवरड्राफ्ट दिया जिसमें से बैंक को कुछ नुकसान हो गया, कुछ पैसे डूब गए उस बैंक के, तो अब ए की सिक्योरिटीशिप खत्म हो गई, गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया गया है, उससे कंसर्ट नहीं ली गई है और वो इस लॉस को कब पे करने के लिए बाध्य नहीं होगा। फोर्थ है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर किसी वजह से प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो सिक्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। सेक्शन 134 में दिया है द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जाता है। बाय एनी एक्ट और ऑमिशन ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता है या फिर ऐसा काम जो उसको करना था उसने नहीं किया और उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इस केस में सिक्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ एक फिक्स प्राइस पे मकान बनाने के लिए, तो ए मकान बनाएगा, बी का मकान बनाएगा एक निश्चित अमाउंट फिक्स प्राइस पे और एक समय सीमा के अंतर, लेकिन बी अपने मकान के लिए लकड़ियां खुद सप्लाई करेगा। सी ने गारंटी कर दिया कि ए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह परफॉर्म करेगा, टाइमली मकान बना देगा, पूरा इतने रुपए में बना देगा। लेकिन बी ने
लकड़ियां नहीं सप्लाई की, ठीक है। तो अब एक सी की सिक्योरिटी शिप डिस्चार्ज हो गई। तो ये एक ऐसा कंडक्ट है या एक्ट है क्रेडिटर का जो कि इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है कि प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर कौन है? ए, जो किसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ए को लकड़ियां नहीं मिली, ठीक है, तो वो कैसे मकान बनाएगा? तो अब ए से कोई पेनाल्टी वसूल नहीं कर सकता बी, और इसलिए वो सी भी डिस्चार्ज हो जाएगा जो कि श्योरिटी है। अच्छा, अगर क्रेडिटर किसी वजह से डेटर को स्यू नहीं करता, उस पर मुकदमा नहीं करता, ठीक है, या फिर कुछ और ऐसी कार्रवाई नहीं करता, तो मुकदमा जैसी कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। मुकदमा करना जरूरी नहीं है क्रेडिटर के लिए, ठीक है। अगर कोई क्लेम लिमिटेशन से बार्ड है, मतलब जो समय सीमा होती है क्लेम करने के लिए उससे आगे निकल गया है, तो सिक्योरिटी तब भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पांचवा है क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू sue प्रिंसिपल डेटर। तो सेक्शन 135 में है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इसमें क्या है कि क्रेडिटर जो है एक कंपाउंड करता है या फिर एक्स्ट्रा टाइम देता है, ठीक है, या फिर स्यू नहीं करता है। किसको? प्रिंसिपल डेटर को। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कंपोजिशन का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, या फिर एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, या फिर स्यू नहीं करता प्रिंसिपल डेटर को। तो इस केस में ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। हालांकि अगर श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी सहमति दे दे तब वो डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर उसने सहमति नहीं दी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जो ये टाइम देने की बात है ना, तो प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने की बात है क्रेडिटर के द्वारा। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन के संग बनाया गया है, प्रिंसिपल डेटर की के संग नहीं बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट, तब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी and accepted by B. Contracts with M to give time to B. A is not discharged. ये किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वाला इस तरीके का एक्स्ट्रा टाइम देने का बी को पेमेंट करने के लिए, इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the security। सेक्शन 137 में है, अगर क्रेडिटर ने मुकदमा नहीं किया प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, या फिर कोई और तरीका नहीं लगाया जो लगाया जा सकता था ये अपना पैसा रिकवर करने के लिए, इस वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता कभी भी, ठीक है। श्योरिटी को अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, बी ओज टू सी अ डेब्ट गारंटीड बाय ए। बी प्रिंसिपल डेटर है, सी क्रेडिटर है और ए श्योरिटी है। अब डेब्ट ड्यू हो गया, पेबल हो गया, सी पेमेंट नहीं करता है, मुकदमा करता है। सी मुकदमा नहीं करता है 1 साल तक, ठीक है। जब डेब्ट पेबल हो गया उसके बाद सी मुकदमा नहीं करता है बी पर 1 साल तक, इसकी वजह से ए जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, इस रीजन से कि सी ने मुकदमा क्यों नहीं किया। अगर मान लीजिए को श्योरिटी है, एक नहीं मल्टीपल श्योरिटीज हैं, 2 3 4 5 को श्योरिटीज हैं, रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स। अगर क्रेडिटर ने किसी उसमें से किसी एक श्योरिटी को रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया,
इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे सिक्योरिटीज भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। और इसके अलावा जिस सिक्योरिटी को डिस्चार्ज किया है क्रेडिटर ने, ठीक है, उसकी जो लाइबिलिटी है दूसरे को सिक्योरिटीज के प्रति, वो भी बनी रहेगी। अगर क्रेडिटर ने किसी एक सिक्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया, इसका मतलब बाकी के सिक्योरिटीज ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं हो जाएंगे, और जो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हुआ है वो उसकी लाइबिलिटी बाकी को सिक्योरिटीज के प्रति भी बनी रहेगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग सिक्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। क्रेडिटर ने कुछ ऐसा काम किया है या फिर कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो उससे करना चाहिए था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का जो है अल्टीमेट उसकी रिकवरी की जो प्रिंसिपल डेटर से रिकवरी का माध्यम है वो कमजोर पड़ गया और उसको दिक्कत होगी। तो उस केस में भी ये डिस्चार्ज हो जाएगा सिक्योरिटी सेक्शन 139 में। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के राइट्स हैं उसके खिलाफ जाकर के क्रेडिटर कुछ काम करता है, या फिर कुछ ऐसा काम जो उसे करना चाहिए था वो नहीं करता है, जो कि उसकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी के प्रति, ये दोनों ही केस में, अगर ऐसा दोनों में से कोई एक केस होता है और जो रेमेडी है सिक्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट, सिक्योरिटी की जो रेमेडी है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर से वसूली करने की आफ्टर ही पेज टू द क्रेडिटर, वो हैम्पर हो जाती है, ठीक है, वो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो फिर सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, वो बना कर सकता है क्रेडिटर को पेमेंट करने से। तो ये क्रेडिटर की ड्यूटी है कि वो हर काम करे जो उसकी ड्यूटी में है, कि ताकि सिक्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। सिक्योरिटी जब पेमेंट कर दे क्रेडिटर को, तो उसके बाद वो प्रिंसिपल डेटर से वसूली कर सके और उसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, ये क्रेडिटर का देखने का काम है, ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करता है ऐसा तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको एग्जांपल से देखिए, एम को रखवाया एज एन अप्रेंटिस बी के पास, और ए ने गारंटी कर दी बी को कि एम ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है, तो लेकिन बी ने प्रॉमिस किया कि वो महीने में कम से कम एक बार वो देखेगा कि सारा कैश सही है। एम ने सारा कैश का हिसाब किताब सही किया है, बी ने ये भी प्रॉमिस किया, तो बी क्रेडिटर है, तो बी ने ये प्रॉमिस किया कि मैं महीने में एटलीस्ट एक बार देखूंगा कि एम ने सारा कैश का हिसाब किताब सही किया है। गारंटी किसने की है? ए ने की है। लेकिन बी ने नहीं किया ये काम, चेक नहीं किया कैश, और एम ने पैसे चोरी कर लिए, तो अब ए की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन पूरी नहीं की। ये सेक्शन 139 के तहत अब ए की लाइबिलिटी, गारंटर की लाइबिलिटी, सिक्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ये लास्ट पॉइंट इसमें है इस टॉपिक का, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 141 में a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship entered into, whether the surety knows about the existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with the such security, the creditor is discharged, the surety is discharged to the extent of the value of the security. अगर सिक्योरिटी पेमेंट कर देता है जो लाइबिलिटी थी प्रिंसिपल डेटर की, और तब सिक्योरिटी का ये अधिकार हो जाता है कि जितनी भी सिक्योरिटी उसके पास थी क्रेडिटर के पास, वो उसको ले ले, और अब ताकि वो अपना पैसा वसूल कर सके प्रिंसिपल डेटर से, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी कब तक की? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीशिप एंटर हुआ था उस दिन तक जितनी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास थी वो सिक्योरिटी ले सकता है वापस सिक्योरिटी ले सकता है क्रेडिटर से, ठीक है। उस दिन के बाद की सिक्योरिटी अगर क्रेडिटर के पास रखी है तो वो नहीं ले सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि सिक्योरिटी को मालूम ही ना हो कि ये सिक्योरिटी रखी है क्रेडिटर के पास उस दिन तक, तब भी वो ले सकता है। अगर उस दिन नहीं मालूम थी सिक्योरिटी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सिक्योरिटी को नहीं मालूम था कि ये सिक्योरिटी रखी है क्रेडिटर के पास, तब भी वो बाद में क्लेम कर सकता है। और अगर क्रेडिटर वो सिक्योरिटी खो देता है
या फिर सिक्योरिटी को इधर उधर कर देता है बिना सिक्योरिटी के परमिशन के, ठीक है, तो फिर सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कितना, किस लेवल तक डिस्चार्ज हो जाएगा? जितनी उस सिक्योरिटी की वैल्यू है उतनी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बाकी अमाउंट के लिए वो लायबल रहेगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से लॉस हुई है, खो गई है, तब सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये हम लोग देख लिया डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। अब आप लोग देख लेते हैं राइट्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के राइट्स क्या होते हैं? राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट को सिक्योरिटीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिक्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। पहला राइट है उसका राइट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है, सेक्शन 140 में, वेयर अ गारंटीड डेब्ट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस। कोई डेब्ट ड्यू हो गया है और या फिर प्रिंसिपल डेटर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया है, तो फिर सिक्योरिटी अपने पेमेंट करेगा। जब प्रिंसिपल डेटर नहीं दे रहा तो सिक्योरिटी पेमेंट करेगा क्रेडिटर को, या फिर जो भी उसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करेगा। प्रिंसिपल डेटर की ड्यूटी सिक्योरिटी परफॉर्म करेगा। तो इसके बाद जब सिक्योरिटी ने ये कर दिया काम, पेमेंट कर दिया या उस प्रिंसिपल डेटर की ड्यूटी परफॉर्म कर दी, तो अब सिक्योरिटी को क्रेडिटर वाले सारे अधिकार मिल जाएंगे। किसके अगेंस्ट? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। जो भी अधिकार क्रेडिटर के पास थे वो अधिकार अब सिक्योरिटी को मिल जाएंगे। प्रिंसिपल डेटर की सिक्योरिटी क्या कर सकता है? प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, उसकी सिक्योरिटियां क्लेम कर सकता है जो कि क्रेडिटर के पास है। कोई अगर डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी उसकी एसेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसमें अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। सब्रोगेशन मतलब कि राइट टू स्टैंड इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के शूज में चला गया वो श्योरिटी। सेकंड राइट है राइट टू इंडेमनिटी, ठीक है, सेक्शन 145 है। In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sum which has paid he has paid wrongfully. देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है प्रिंसिपल डेटर की तरफ से कि वो श्योरिटी का जो भी लॉस होगा, श्योरिटी अगर पेमेंट करता है क्रेडिटर को, तो वो सब लॉस प्रिंसिपल डेटर पे करेगा श्योरिटी को, ठीक है। और श्योरिटी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो प्रिंसिपल डेटर से जो भी उसने मतलब राइटफुली पे किया है गारंटी के तहत, श्योरिटी ने गारंटी दी थी, उसको राइटफुली उसने कुछ पेमेंट किया है क्रेडिटर को, तो श्योरिटी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो पैसा वो प्रिंसिपल डेटर से वसूल ले, ठीक है। लेकिन राइटफुली जो पे किया है, जो रॉन्गफुली पे कर दिया है क्रेडिटर को या किसी और को, तो उसको लिए वो प्रिंसिपल डेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब राइटफुल पेमेंट क्या होता है? राइटफुल पेमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है, इंटरेस्ट उसके ऊपर होता है, नोटिंग चार्जेस होता है और मुकदमे का खर्चा होता है, ठीक है। तो ये सब राइटफुल पेमेंट्स में शामिल होगा। देखिए, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से वही पैसा लेगा जो उसने क्रेडिटर को दिया है, कोई उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं ले सकता है। और दूसरी बात कि श्योरिटी अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है तभी वो प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकता है, पैसा ले सकता है। श्योरिटी ने मान लीजिए एक प्रोमिसरी नोट दे दिया क्रेडिटर को, अच्छा मैं पेमेंट करूंगा फ्यूचर में 2 महीने 4 महीने बाद, तो वो प्रिंसिपल से वसूल करने का अधिकार नहीं हो सकता प्रोमिसरी नोट की बेसिस पे। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। B is indebted to C and A is the surety for the debt. C demands payment from A and on his refusal sues him for the amount. A defends the source having reasonable grounds for doing so.
but he is compelled to pay the amount of debt with cost. He can recover from B the amount paid by him for cost as well as the principal of debt. अब बी आपका प्रिंसिपल डेटर है, सी क्रेडिटर है और ए सीओटी है, ठीक है। सी ने ए से सीओटी से पैसा मांगा और सीओटी ने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है। और सी ने फिर मुकदमा कर दिया सीओटी के ऊपर। ए जो कि सीओटी है उसने मुकदमे का डिफेंड किया, क्योंकि उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे डिफेंड करने के लिए, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स थे, लेकिन उस कोर्ट से आदेश के तहत उसको पेमेंट करना पड़ गया कॉस्ट। तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी पेमेंट करना, डेब्ट भी पेमेंट करना पड़ा और कोर्ट का खर्चा वर्चा भी पेमेंट करना पड़ा जो सी ने खर्च किया था। तो अब ए रिकवर कर सकता है बी से, प्रिंसिपल डेटर से, जो भी उसने प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल डेब्ट पे किया है, इसके साथ साथ कॉस्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसने जो रिफ्यूजल दिया था वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे था पे करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी के राइट्स। अब देख लीजिए श्योरिटी के राइट्स क्रेडिटर के अगेंस्ट, राइट्स टू सिक्योरिटीज, राइट टू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी ले सकता है जो भी क्रेडिटर के पास है। सेक्शन 141, a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship entered into, whether the surety knew about the existence of such security or not, and if the creditor loses without the consent of surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of value of the security. अभी ये डिस्चार्ज वाले टॉपिक में हम लोगों ने इसको स्टडी किया था कि सीओटी के अगर पेमेंट कर देता है क्रेडिटर को तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो सारी सिक्योरिटी जो कि क्रेडिटर के पास पड़ी है अप टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद के नहीं, अप टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो सारी सिक्योरिटी वो उससे ले ले। और अगर वो क्रेडिटर लूज कर देता है या फिर इधर उधर कर देता है, बेच देता है, तो फिर वो इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ये अभी हम लोगों ने डिस्चार्ज वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक। अगर कोई सिक्योरिटी लूज हो जाती है कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, तब सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेंगे, काफी इजी टॉपिक है ये। सी ने बी को दिया 5,000 रुपए और ए ने गारंटी कर दी, ठीक है। इसके अलावा सी हैज ऑल्सो अ फर्दर सिक्योरिटी ऑफ ₹2,000 बाय अ मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर। बी के फर्नीचर गिरवी पड़े थे सी के पास 2,000 रुपए में, ठीक है। और ये गिरवी वाला मॉर्गेज सी ने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सी ए जो कि गारंटर है उससे मांगता है, तो इस केस में ए डिस्चार्ज हो जाएगा 2,000 वैल्यू ऑफ फर्नीचर तक, जो भी 2,000 रुपए है इतना डिस्चार्ज हो जाएगा, 3,000 रुपए बैलेंस के लिए वो लायबल रहेगा, क्योंकि सी की ड्यूटी थी कि वो सिक्योरिटी संभाल के रखे। राइट टू स्यू, ये हम लोग देख रहे हैं अगेंस्ट क्रेडिटर, श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। श्योरिटी हैज अ राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू फॉर एंड रिकवर द गारंटीड डेब्ट। वो श्योरिटी क्रेडिटर को बोल सकता है कि प्रिंसिपल डेटर को स्यू करो, उसको मुकदमा करो और अपना जो डेब्ट मैंने गारंटी किया है उसको वसूल करो प्रिंसिपल डेटर से। इसको बोलते हैं क्वी टिमेट एक्शन, ठीक है, अगेंस्ट द डेटर। ये जो राइट है श्योरिटी का, दिस इज ऑल्सो नोन एज राइट टू फाइल अ क्वी टिमेट एक्शन अगेंस्ट द डेटर। However, the surety shall have to indemnify the creditor for delay and expenses. श्योरिटी को क्रेडिटर को अगर वो ऐसा करता है तो डिले और एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा श्योरिटी को। राइट टू क्लेम सेट ऑफ, द श्योरिटी हैज अ राइट टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एग्जैक्टली एज अ क्रेडिटर वुड हैव। कोई दूसरा डेप्ट है, कुछ डिपॉजिट्स पड़े हैं प्रिंसिपल डेटर के, तो उससे सेट ऑफ करने के लिए का अधिकार है। राइट टू आस्क फॉर डिसमिसल,
अगर श्योरिटी ने किसी की फिडिलिटी, किसी की ईमानदार बिहेवियर की गारंटी दी है, और तो वो क्रेडिटर से कह सकता है कि मैं आपका लॉस मेकअप कर दूंगा, मैं गारंटी के तहत जो पैसा देना है वो दे दूंगा, लेकिन आप इस व्यक्ति को नौकरी से निकालिए। तो ये उसको अधिकार है। राइट टू क्लेम नो लायबिलिटी वेयर द प्रिंसिपल डेटर वाज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रिंसिपल डेटर ऐसा व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता था, जैसे माइनर था, मैट था, इंसॉल्वेंट था, इनसेन था, तो फिर श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती इस कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के संग, साथ साथ चलती है लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के संग। प्रिंसिपल डेटर ही लायबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तो फिर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लेम ऑफ फंड्स, अगर कोई श्योरिटी कंपेल कर सकता है वो क्रेडिटर को, उसके पास अगर दो फंड है और उसमें से एक पर अधिकार बन रहा है श्योरिटी का, एक पर नहीं बन रहा है, तो वो श्योरिटी को क्रेडिटर को कंपेल कर सकता है कि पहले उससे करो सेट ऑफ, जो भी जिसपे मेरा अधिकार नहीं बन रहा है, ठीक है, पहले उससे सेट ऑफ कर लो। कभी कभी को श्योरिटीज भी होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जरूरी नहीं है कि एक ही श्योरिटी हो, दो तीन चार पांच भी हो सकते हैं। तो एक को श्योरिटी का दूसरे को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट्स है? अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी को पेमेंट करना है तो फिर सारे को श्योरिटीज को पेमेंट करना होगा। अब कितना किसको पेमेंट करना होगा ये एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उनकी लायबिलिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? इन केसेस वेयर को सिक्योरिटीज गारंटी द सेम डेप्ट फॉर सिमिलर अमाउंट, एक ही अमाउंट के लिए हमने गारंटी किया है को सिक्योरिटीज ने, वेयर टू और मोर पर्संस आर को सिक्योरिटीज ऑफ द सेम डेप्ट और ड्यूटी, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग को सिक्योरिटीज है एक ही डेप्ट के लिए या कोई ड्यूटी परफॉर्म होनी है उसके लिए, तो या तो वो ज्वाइंटली या सेवरली को सिक्योरिटीज है, मतलब सब इकट्ठा है सिक्योरिटीज, या अलग अलग सिक्योरिटी दिया है इन्होंने। या तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सबने साइन किया, या फिर अलग अलग गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। या तो सबको मालूम है एक दूसरे के बारे में कि ये लोग भी सिक्योरिटीज है, या फिर उनको नहीं भी मालूम है कि कोई और भी सिक्योरिटीज है। अगर कोई और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसके विषय में, तो फिर वो लोग आपस में बराबर शेयर देंगे, ठीक है, पूरे डेप्ट का जो पे करना पड़ा है, या फिर जितना पे करना, मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने कुछ पे कर दिया है, बाकी बचा रह गया है, तो जितना सिक्योरिटीज को पेमेंट करना है वो सारे सिक्योरिटीज मिल करके बराबर बराबर पे करेंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब, अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो बना लेना अलग अलग अमाउंट के लिए। वो ज्वाइंट लायबिलिटी है कि सेवरली लायबल है, या फिर कई कॉन्ट्रैक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को आपस में एक दूसरे के बारे में मालूम है, कुछ सिक्योरिटीज के नहीं मालूम है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से जो को सिक्योरिटीज है वो क्रेडिटर से सिक्योरिटी लेंगे तो वो भी बराबर बराबर ले लेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी या सिक्योरिटीज फॉर डी फॉर द सम ऑफ ₹3000 लेंड टू ई, ठीक है, डी ने ई को 3000 रुपया उधार दिया, ए बी सी तीनों सिक्योरिटी हैं, और ई ने पैसा चुकाया नहीं, ठीक है, तो अब ए बी और सी से लिया जाएगा, तो वो लोग बराबर बराबर 1,000 रुपया देंगे। अगर किसी वजह से ए नहीं दे पाता है तो वो लॉस भी बी और सी इक्वली शेयर करेंगे, फिर 1500 को सिक्योरिटीज गारंटी करते हैं उसी डेप्ट को अलग अलग अमाउंट के लिए। मेरी लायबिलिटी इतने रुपए की रहेगी, मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम इतने रुपए की रहेगी, सब सिक्योरिटीज अपना अपना अमाउंट डिटरमाइन कर देते हैं। तो फिर को सिक्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट। इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। ए बी और सी डी के लिए सिक्योरिटी है, और इन्होंने तीन तीन सेवरल बॉन्ड्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया, और सबका पेनल्टी अलग है। ए ने गारंटी किया 10,000 रुपए के लिए, बी ने 20,000 रुपए के लिए, सी ने 40,000 रुपए के लिए।
ठीक है। अब डी डिफॉल्ट कर जाता है, तो डी डिफॉल्ट करता है कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। तो अब ए बी सी को इक्वल 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 देना होगा। Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit। अगर अलग अलग सम्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किए कि मैं इतने रुपए के लिए तक के लिए लायबल रहूंगा, मैं इतने रुपए तक के लिए लायबल रहूंगा, मैं इतने तक के लिए लायबल रहूंगा, तो भी उनकी लायबिलिटी इक्वल होगी, लेकिन उस लिमिट के अंदर रहते हुए, उस लिमिट को ब्रीच नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब एक ने देखिए, ए ने गारंटी की थी 10,000 की, बी ने गारंटी की थी 20,000 की, सी ने गारंटी की थी 40,000 की, और पेमेंट डिफॉल्ट हुआ 30,000 रुपए का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों पे बराबर बराबर सम रिकवर करें। तो तीनों से 10,000 ले लिया, और ये हमारा लिमिट भी ब्रीच नहीं हुआ। देखिए 10,000, 20,000, 40,000, तो सबको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए 40,000 रुपया डिफॉल्ट हुआ है, तो अब 40,000 रुपया देना है। तो अब ये तो अब अगर इक्वली डिवाइड कर दे तो 13,333 रुपए को देना पड़ेगा। ए नहीं देगा क्योंकि उसने 10,000 तक की लाइबिलिटी का वादा किया था। तो ए से जो मैक्सिमम है वो 10,000 ले लेंगे, और बाकी जो बचा 30,000 वो बराबर बराबर बांट देंगे दो लोगों में, बी और सी में। मतलब 30,000 को 15,000। अगर मान लीजिए 60,000 की डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, तो अब सबसे 20-20 तीनों से बराबर कर दें तो 20-20,000 रुपया, 20-20,000 लेना पड़ेगा। वो संभव नहीं है क्योंकि ए 10,000 तक के लिए लायबल है, तो ए से 10,000 लेंगे। ठीक है। अब 20,000 रुपया इससे ले लेंगे, और अब 10,000 ले लिया तो बाकी बचा 50,000 रुपया, उसको बराबर बराबर बांट दे तो 25,000 रुपया हो गया। नहीं ले सकते 20 से 25,000 रुपया, वो 20,000 तक के लिए लायबल है, तो 20 से केवल 20,000 लेंगे, और बाकी का सी देगा 30,000 रुपया। ठीक है। मान लो 70,000 का पेमेंट करना पड़ गया, तो फिर 10,000 मैक्सिमम 10,000 बीस दे सकता है वो लेंगे, 20,000 बीस दे सकता है वो लेंगे, और 40,000 सी से लेंगे, तो 70,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इनवैलिड गारंटीज। कुछ केसेस में गारंटी इनवैलिड हो जाती है अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से गारंटी ली गई है तो। ठीक है, सेक्शन 142 है। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर ने कुछ मिस रिप्रेजेंट करके लिया है गारंटी, और विथ हिज नॉलेज एंड एसेंट। ठीक है। कंसर्निंग मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, एक कोई बहुत मटेरियल पार्ट है ट्रांजेक्शन का, उसके विषय में मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है क्रेडिटर के द्वारा, या फिर क्रेडिटर के नॉलेज और सहमति के द्वारा। या तो क्रेडिटर ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, या फिर क्रेडिटर की जो किसी और ने किया है लेकिन क्रेडिटर को नॉलेज है और उसकी सहमति है। और किस विषय में मिसरिप्रेजेंटेशन, किस लिए मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, एक मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन है उसके विषय में मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो फिर गारंटी इनवैलिड है। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, तो सेक्शन 143, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid। कुछ छुपाया क्रेडिटर ने, साइलेंट रहा वो, कुछ मटेरियल बातें थी, जरूरी बातें थी, मटेरियल सर्कमस्टेंसेस थे, और वो छुपा करके उसने गारंटी ली है, तो फिर वो गारंटी, जो ये साइलेंस है वो उसका इंटेंशन फ्रॉड करने का होना चाहिए, यानी कि जानबूझ के वो छुपा रहा है मटेरियल फैक्ट्स को गारंटी लेने के लिए, तो फिर ये गारंटी अगर वो ले लेता है तो वो इनवैलिड गारंटी है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। ए एंगेजेस बी एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। ए ने बी को एंगेज किया, एम्प्लॉयमेंट पे रखा कि वो ए का पैसा कलेक्ट करेगा। बी फेल हो गया कुछ पैसे देने के लिए जो उसने कलेक्ट किया था। इसके बाद ए ने बी से कहा कि अब एक सिक्योरिटी लाओ अपना, ताकि आगे से तुम फ्रॉड ना करो, अगर करोगे तो मैं उससे वसूल लूंगा। ठीक है। तो सी ने गारंटी दे दी बी का अकाउंट, बी आगे से ईमानदारी से काम करेगा। ठीक है। लेकिन ए ने सी को ये नहीं बताया कि ए पहले ये
चोरी कर चुका है और गड़बड़ कर चुका है, ये छुपा गया ताकि सी से गारंटी मिल जाए उसको। इसके बाद बी ने बाद में डिफॉल्ट किया तो ये गारंटी नहीं चलेगी, ये गारंटी इनवैलिड है क्योंकि सी ने कंसील किया है, एक मटेरियल फैक्ट उसने कंसील किया है। एक और चीज है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंस। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें किसी एक पर्सन ने गारंटी दे दी, लेकिन उसने ये टर्म्स रख दिया जब तक कि को श्योरिटी ना आ जाए, एक और गारंटर ना आ जाए, दो चार गारंटर और ना आ जाए, तब तक क्रेडिटर वसूली नहीं करेगा उस श्योरिटी से। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। वे सेक्शन 144 में है, वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join. Next topic पे आ जाते हैं, liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default. ठीक है, वे सेक्शन 132 में है, वे two persons contract with a third person to undertake a certain liability. दो व्यक्तियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक थर्ड पर्सन के साथ कि एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने उन दो पर्सन्स ने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ये किया कि एक व्यक्ति तभी पे करेगा जब दूसरा व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाए। दो व्यक्तियों ने जॉइंटली गारंटी किया है थर्ड पर्सन को, और इन पहले जो दो व्यक्ति थे उन्होंने आपस में भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक व्यक्ति तभी पे करेगा जब दूसरा डिफॉल्ट कर जाए। ठीक है, और इस जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं था, कोई पार्टी नहीं था। तो इस केस में जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पर्सन्स की लाइबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है। जो थर्ड पर्सन है वो पहले दो व्यक्तियों से दोनों से वसूली कर सकता है, वो इस बात से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि उन दो लोगों ने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाएगा तभी दूसरा व्यक्ति पेमेंट करेगा। थर्ड पर्सन जो है वो दोनों से वसूली कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बावजूद। अगर थर्ड पर्सन को इस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी थी तब भी उसके राइट्स वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ए एंड बी मेक अ जॉइंट एंड सेवरल प्रॉमिसरी नोट टू सी, मतलब ए एंड बी दो लोगों ने प्रॉमिसरी नोट दिया सी को। ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी एंड सी नोज दिस एट द टाइम व्हेन द नोट इज मेड। ए ने जो प्रॉमिसरी नोट दिया ना वो बी के श्योरिटी के रूप में दिया कि अगर बी नहीं पे करेगा तब मैं पूरा पैसा दे दूंगा। ठीक है, या तो बी पे करेगा पहले पूरा पैसा, अगर वो नहीं करता है तो फिर मैं पूरा पैसा दूंगा। लेकिन उन दोनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया था कि सी को कि मैं पेमेंट करूंगा, हम दोनों पेमेंट करेंगे, और ये बात पूरी सी को भी मालूम थी कि ये दोनों ने आपस में ऐसा किया है। तो बाद अगर सी को रिकवरी करनी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था और ये दोनों ने एक दूसरे के श्योरिटी के रूप में, मतलब ए ने बी की श्योरिटी के रूप में गारंटी किया था। सी के पास पूरा राइट है कि दोनों से पैसा ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मैं इजी कर पाया होगा। थैंक यू।